है आपके सामने देश विदेश के समाचार प्रस्तुत करें। हम सबसे पहले देश के समाचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अरे ये हमारे यहाँ का चुनाव आयोग है या मजाक आयोग है? मामला बड़ा रोचक हो रहा था। अब तो विधायक भी चुनाव आयोग की पोल खोल रहे। महाराष्ट्र के एक विधायक हैं जिन्होंने भरी जनसभा में और सबके बीच में कहा कि मैं 20,000 बाहर के वोटर आया हूं और उसका मुझे फायदा मिला, और राज्य चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो अब ये देख लीजिए, चुनाव आयोग की ये हालत है, हमारे यहाँ प्रजातंत्र की ये हालत है। अब क्या किया जाए भैया? अब तो कुछ कहना ही बड़ी मुश्किल है। अब मोहन भागवत और जो संकट में फंसते जा रहे, उन्होंने हिंदुओं का भी वर्गीकरण कर दिया कि उनका कि एक कट्टर हिंदू है, एक नामधारी हिंदू है, और जो कुछ हिंदू हैं वो अपने आप को मजबूरी में हिंदू बोलते हैं। अरे भैया, हिंदू की कैटेगरी आपने कैसे कर दी? हर भारतवासी है ना हिंदुत्वानी है, उसमें क्या दिक्कत है? आप क्यों ये पीछे पड़े हुए हिंदुत्व के पीछे? हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे देश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो भारत में जन्मा है, वो भारतीय है। आप उसको हिंदू मुस्लिम ये जामा क्यों पहनाना चाहते हो? बंद करो ये नाटक, अब जरूरत नहीं है। और मोहन भागवत के इस बयान की बड़ी निंदा हो रही। अब आइए भैया, मैं एक बात बता दूं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म तुम्हारा भी है, धर्म हमारा भी है, धर्म हम सबका है, फिर ये विवाद क्यों? होना नहीं चाहिए ना, धर्म 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 सबका। परंतु यहाँ पर तो विचित्र स्थिति है। धर्म को सांप्रदायिकता से जोड़ा जा रहा है, धर्म को व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है, धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अब मोहन भागवत जी बड़े उल्टे फंस गए। तो आप ऐसी बयानबाजी करते ही क्यों है मोहन भागवत जी? करना ही नहीं चाहिए ना। अरे भैया, हम तो भारतीय हैं। जापान से सबक सीखो। जापानी ये नहीं कहता कि मैं वो हूँ, वो कहते हम तो जापानी है। तो भारत के 137 करोड़ जनता स्पष्ट कहती है कि हम तो भारतीय हैं। वो को वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ये नहीं कहते हैं। मुस्लिम भी कहता है हम भारतीय हैं, हिंदू भी कहता है हम भारतीय हैं, सिख भी कहता है हम भारतीय हैं। तो ऐसी भावनाएं है हमारे देश की। मगर ये संगीत चेहरे हैं ना, बहुत नाटक करते हैं। इन्होंने जो जिस प्रकार का ये नाटक कर रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं। अब हमारे देश में आरक्षण का भी वर्गीकरण कर, हिंदू का वर्गीकरण तो कर ही दिया, अब आरक्षण का भी वर्गीकरण होने लगा। तो आखिरकार ये देश के साथ मजाक क्यों किया जा रहा? भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने स्वर्गीय वीपी सिंह को भारत रत्न देने की बात कर दी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए। जिन अच्छे काम किए, जनहित में काम किए हैं, उनको भारत रत्न देने में कोई आपत्ति नहीं। तो ये रिपोर्ट भी बहुत अच्छी। अब मैं एक सबसे मज़ेदार बात आपको बता रहा हूँ, एक मज़ेदार तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, और वो तथ्य बड़ा विचित्र है। आज कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 54,282 करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है।
कहाँ गया वो पैसा? और भाई खर्च तो हो गया, आपके उसके जो उपयोगिता के प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी हुए हैं? ये 3 साल से जो काम किए जा रहे हैं उसके कहीं प्रमाण ही नहीं है, प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो आखिरकार ये घोटाला हो कैसे गया? अब ये कोई आरोप किसी कांग्रेस का, सपा का या अन्य किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये तो सरकारी एजेंसी केग ने ही सारा राज उजागर किया। अब तो मामला और भी बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए भैया, कौन इनको समझाए? चलिए ठीक है, अब यहाँ पर दूध के नाम पर भी भारी घोटाला हो रहा। अच्छी अच्छी डेयरियों के दूध की क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है, दूध में मिलावट पाई जा रही है, पानी मिलाया जा रहा है, और कुछ डेयरियों में मिल्क पाउडर से दूध बनाया जा रहा है और भाव ऊँचे लिए जा रहे हैं। अरे आप दूध की क्वालिटी और फैट और वो कुछ तत्व तो दे ही नहीं रहो और भाव जबरदस्ती के बढ़ा लो। तो ये भी एक बड़ा रोचक मामला सामने आया है कि भैया दूध पर तो मेहरबानी कर दो, दूध को तो जहरीला मत बनाओ, परंतु बनाया जा रहा। और भी एक बड़े विचित्र विचित्र मामले सामने आ रहे हैं। अब भोपाल में रवासी क्षेत्र में जो दुकानें हैं ना, जिनकी संख्या लगभग 30,000 की, उनको नोटिस जारी कर दिए गए कि आप दुकानें बंद कर दीजिए, रहवासी क्षेत्र में नहीं हो सकते। तो सरकार के इस आदेश से सारे के सारे व्यापारी सड़कों पर उतर आए। भैया अभी तक तो आपने चलने दिया, क्यों चलने दिया? और अब आप एकदम 30,000 व्यापारियों को नोटिस दे दो कि आप अपना व्यवसाय बंद कर दो। आखिरकार क्या मजाक चल रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। आज सीधे सूर्यकांत जी ने एक बड़ा रोचक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश के न्यायालयों में 5.6 करोड़ प्रकरण विचाराधीन है। अब ये इतने प्रकरण कैसे निपटेंगे, कब निपटेंगे, क्या होगा, कहना ही बड़ा कठिन है। तो हमारी न्याय व्यवस्था में भी अब सुधार की अनिवार्यता है। अमित शाह का त्याग पत्र होना है, इसमें अब कोई शंका नहीं है। अमित शाह भी तैयार होंगे कि अब तो त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। और अब तो मोदी जी के त्याग पत्र की भी बात हो गई है कि मोदी जी को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब देखते हैं कब क्या करते हैं। अब यहाँ पर ये नाजी सरकार किस प्रकार के नाटक करती है, इसका भी भंडाफोड़ हो गया। परिसीमन बिल को लेकर ये बहुत नाटक किए जा रहे हैं, दल तोड़े जा रहे हैं, सांसदों को खरीदा जा रहा है। और जैसे पहले बिल फ्लॉप हुआ था, इसी तरह से अब उसके नाटक किए जा रहे हैं। परिसीमन बिल के साथ FRCA को भी जोड़ा जा रहा है। आप क्यों FRCA को जोड़ रहे हो परिसीमन के साथ? अरे FRCA बिल को तो अलग से प्रस्तुत करो ना, मगर नहीं, उसकी आड़ में परिसीमन बिल को पास करवाना है 2/3 बहुमत से। इसके लिए सारे नाटक हो रहे हैं और अब इसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। जो सांसद इनके साथ आने वाले थे वो भी छिटक गए और भी नाटक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाटक किए जा रहे हैं। DMK को इनका विश्वास था कि DMK भाजपा के साथ रहेगी, NDA के साथ रहेगी, उसने भी स्पष्ट इनकार कर दिया। अब क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। तो यहाँ पर अब तो जनता कह रही है कि आप बिलों को एक दूसरे से लिंक क्यों करते हो? सेपरेट रहने दो, सेपरेट चर्चा होने दो, उसके बाद में उससे स्वीकार हो करना या नहीं करना, ये संसद का काम है। अब परिसीमन की बात को लेकर आप परिसीमन के प्रति ये सरकार अधिक सक्रिय क्यों है?
परंतु उसकी सक्रियता बिल्कुल बेकार कर। सबसे पहले जनसंख्या पूरी होना चाहिए जो 2027 में होगी, और उसमें जातियों का ये वो सारा सब कुछ विवरण रहेगा। उसके बाद में परिसीमन की बात होना चाहिए, परंतु में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये तो कह रहे हैं कि नहीं अभी से बिल पारित करवा लो। पहले परिसीमन के साथ महिला बिल को जोड़ा था जो 2023 में पारित हो चुका है, और FRCA बिल को परिसीमन के साथ जोड़ना है। तो यार संसद में हंगामा तो हो गई, और होना भी चाहिए। ये नाजी सरकार किस प्रकार के नाटक करती है, इवेंट करती है, ये सब उजागर हो गया। अब तो यहाँ पर इस देश में होना क्या है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चले, ये तो जो महत्वपूर्ण समाचार हैं आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल मानसून सत्र होगा 10, 11, 12, 13 को समापन हो जाएगा। तो इन 3 दिनों में मानसून सत्र में बहुत उठापटक होगी, हंगामे होंगे, अनेक चेहरे के राज खुलेंगे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये तो सब प्रजातंत्र की हत्या पर आमादा हैं, देश की हत्या पर आमादा हैं, संविधान की हत्या पर आमादा है। तो इनका तो कोई अब खेल खत्म हो गया। मोदी और अमित शाह उनकी गैंग को तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए, परंतु ये तो बहुत बेशर्म है, अहंकारी भी हैं। ये इनका जो भी अपमान होता है ना, उसको ये अपना सम्मान मानते हैं। अब मान लीजिए भैया, अब क्या किया जाए, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। अब आइए हम विदेशों की थोड़ी बात कर लें। मोस्तफा खोमैनी 153 दिन के बाद नजर आए, उनका वीडियो वायरल हुआ, अच्छी बातें हो रहा है, और कम से कम सामने तो आ गए ना। और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है, इसके बीच में उनका आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। चले, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ईरान में एक बड़ी विचित्र खेल हो रहा है, और वो खेल ये हो रहा है कि ईरान में भी अब है ना सरकार के विरोध में भी लोग उतरने लगे। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कौन कर रहा है, ये भी बात बड़ी विचित्र है। मेरा तो ख्याल है जहाँ तक मोसाद अपने लक्ष्यों में सफल होता दिख रहा है। ठीक है भैया, देखते हैं ईरान में क्या स्थिति बनेगी। अब हुर्मुज को लेकर भी बड़ा विवाद चल रहा है। ईरान ने दावा कर दिया कि हमारी शर्तें 5 शर्तें मान लो, उसके बाद में हुर्मुज खोलेंगे, पर अमेरिका को वो स्वीकार नहीं होगा, तो ये और मामला उलझावा ही रहेगा। अब विश्व में है ना हृदयघात से मरने वालों की संख्या भी अधिक हो गई, उनका प्रतिशत अधिक बढ़ता जा रहा है। ये भी एक चिंता की बात। और भारत तो है ना विदेशी कर्ज लेने में प्रथम पायदान पर हो गया। ये भी एक शर्मदायक बात है, दुख की बात है। अब जो हो रहा है क्या करें। दूसरी तरफ चीन का भी अपना अलग ही रवैया चल रहा है। अमेरिका में ट्रंप ने है ना भारत पर 100% टैक्स की घोषणा कर दी। अब क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो विश्व में पूरा कोहराम मचा हुआ है। हुती विद्रोही यूनान पर हमले कर रहे, सऊदी पे हमला कर रहे, 54 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई। अब क्या किया जाए, यहाँ तो विश्व में कोहराम मचा हुआ है। मौत आवारा बनकर घूम रही है, चाहे जहाँ पर कितने कितने समाचार आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब भैया करे तो क्या करे, जिंदगी जीना है ना, तो हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आइए, हमारे भारत में मानसून का कहर चल रहा। आज भी घोषणा है कि 16 प्रदेशों में भारी वर्षा की चेतावनी है और जल कहर बरपेगा। ठीक है, बरपने दो। अब हमारे मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश में निमाड़ और मालवा क्षेत्र में शायद सूखे की आहट नजर आ रही है। ईश्वर न करे कि ऐसा हो। ठीक है,
अब जो भी होगा ना देखा जाएगा, हमें निपटना तो क्या। बिहार में राजनीतिक उठा पटक हो गई, सम्राट चौधरी को त्याग पत्र देना मजबूरी हो गई, दे भी दिया उन्होंने शायद त्याग पत्र। तब बिहार कौन संभालेगा? तो नाजिक ने कहा कि भैया नीतीश कुमार के हाथ जोड़े कि आप बिहार संभालिए, बिहार को देखिए। देखना है, अब क्या करना है, मजबूरी है। तो यहाँ पर और अभी सवाल आया मध्य प्रदेश का, तो दतिया हार से इतनी भाजपा में घबराहट है, बेचैनी है कि हद से ज्यादा। दतिया चुनाव हार गए, नरोत्तम मिश्रा को सबने केंद्र बना लिया, परंतु नरेंद्र मिश्रा ने दिल्ली दरबार को और दिल्ली के नेताओं को और मध्य प्रदेश के नेताओं को छका दिया। अब बड़ी दिक्कत हो रही है, मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है। अब तो यहाँ पर सवाल उठा कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है तो सीएम कौन होगा। दो नामों की चर्चा सामने आई। नंबर 1 ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम और दूसरा नाम प्रहलाद पटेल का। क्या किया जाए? और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद तो है ना, वो तो स्पष्ट कह रहे कि अब भाजपा में नहीं